उन्होंने एक नया फ़ोन नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें मेरा नंबर है। कोई भी परेशानी आए तो निसंकोच मुझसे कांटेक्ट करना, पैसे रुपए से लेकर किसी भी चीज़ की चिंता मत करना। बस अपना और बच्चों का पूरा ध्यान रखना। इसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। अब जाओ, रात काफ़ी हो गई है, तुम भी थक गई होगी। जाकर आराम कर लो। कल सुबह से तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया अध्याय ये शुरू होगा। तुम बस मजबूत रहना और हिम्मत से काम लेना। तुम्हारी जिंदगी पर सबसे पहला अधिकार तुम्हारे दोनों बच्चों का है। इस बात को हमेशा ये याद रखना और कभी भी ऐसा कोई फैसला मत करना जिससे कि इन बच्चों के भविष्य में कोई परेशानी आए। मैं हमेशा तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। नेहा कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे की ओर चल पड़ी। इसके बाद तो नेहा और बच्चों की जिंदगी बदल ही गई थी। अपने कहे अनुसार मिस्टर सहगल महीने में एक बार या दो बार, कभी 2 महीने में एक बार हमें शाही उन लोगों से मिलने आते रहते थे। मिस्टर सहगल का यहाँ आना नेहा के मन में एक डर सा भर देता था। उसे लगता था कि अब मिस्टर सहगल अब उससे उसके पति होने का अधिकार मांगेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। मिस्टर सहगल अपना सारा समय बच्चों के साथ बिताते थे। तू तो उनकी लाडली थी और टिक और तू की भी जान अपने सहगल अंकल में ही बसती थी। उन्होंने एक नया फ़ोन नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें मेरा नंबर है। कोई भी परेशानी आए तो निसंकोच मुझसे कांटेक्ट करना, पैसे रुपए से लेकर किसी भी चीज़ की चिंता मत करना। बस अपना और बच्चों का पूरा ध्यान रखना। इसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। अब जाओ, रात काफ़ी हो गई है, तुम भी थक गई होगी। जाकर आराम कर लो। कल सुबह से तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया अध्याय ये शुरू होगा। तुम बस मजबूत रहना और हिम्मत से काम लेना। तुम्हारी जिंदगी पर सबसे पहला अधिकार तुम्हारे दोनों बच्चों का है। इस बात को हमेशा ये याद रखना और कभी भी ऐसा कोई फैसला मत करना जिससे कि इन बच्चों के भविष्य में कोई परेशानी आए। मैं हमेशा तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। नेहा कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे की ओर चल पड़ी। इसके बाद तो नेहा और बच्चों की जिंदगी बदल ही गई थी। अपने कहे अनुसार मिस्टर सहगल महीने में एक बार या दो बार, कभी 2 महीने में एक बार हमें शाही उन लोगों से मिलने आते रहते थे। मिस्टर सहगल का यहाँ आना नेहा के मन में एक डर सा भर देता था। उसे लगता था कि अब मिस्टर सहगल अब उससे उसके पति होने का अधिकार मांगेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। मिस्टर सहगल अपना सारा समय बच्चों के साथ बिताते थे। तू तो उनकी लाडली थी और टिक और तू की भी जान अपने सहगल अंकल में ही बसती थी। उस दिन जब नमन के परिवार वाले रिश्तेदार मिस्टर सहगल के कार्यालय में हंगामा करने गए थे, तब मिस्टर सहगल ने उन सबको चेतावनी देकर छोड़ दिया था। पर जिस नज़र से मिस्टर सहगल के मातहतों ने, कनीय अधिकारियों ने मिस्टर सहगल को उस दिन देखा था, मिस्टर सहगल उनके नज़रों की चुभन कई दिनों तक महसूस करते रहे थे। इन सब चीज़ों ने उनके सोचने के कोण को बदल दिया था। कुछ वर्ष पहले ही उनकी पत्नी उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। मिस्टर सहगल ने इन सब बातों पर काफी गहरे से सोचना शुरू किया। जब उन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वह सीधे मिस्टर सहगल के कार्यालय तक आ सकते हैं, तो वह नेहा और बच्चों के साथ क्या करेंगे, यह आसानी से समझा जा सकता था। क्योंकि मिस्टर सहगल खुद एक आईएएस अधिकारी थे, तो उनके सोचने समझने की क्षमता एक आम आदमी से तो बेहतर ही थी। उन्होंने अपने जानने पहचानने वाले को नेहा और उसके परिवार वाले पर नजर रखने के लिए कह दिया था। इसीलिए जब उस रात बच्चों की हालत नाजुक होने लगी थी, तो उनमें से ही किसी एक ने मिस्टर सहगल को फोन करके इस घटना की जानकारी दी थी और मिस्टर सहगल ने जल्दी से एम्बुलेंस भेजकर बच्चों की जान बचाई। पर इतना ही पर्याप्त नहीं था। अब लड़ाई आमने सामने से आ चुकी थी। बार बार हार का सामना करने के बाद रिश्तेदार और ज्यादा बौखला गए था। उनका अगला कदम क्या होता। मिस्टर सहगल इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि उनका अगला कदम इससे भी ज्यादा भयंकर
कर हो सकता है। वह उनके अगले कदम को उठाने से पहले ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते थे, ताकि उन लोगों की अब नेहा और बच्चों को परेशान करने की या मारने की कोई भी चाल कामयाब ना हो सके। नेहा की भी तबीयत बिगड़ चुकी थी। नेहा की हालत सामान्य नहीं थी। वह काफी डर चुकी थी। ई और बच्चे बच्चे तो बिल्कुल नासमझ थे। मुश्किल से 3 साल की ऊ और 5 साल का टिक, और इसके लिए उन्होंने नेहा से शादी का फैसला किया था। रजिस्ट्रार के ऑफिस में अधिकारी और उसके सहयोगियों ने जिस नजर से मिस्टर सहगल और नेहा को देखा था, वह नजरें भी नेहा से छुपी नहीं रही थी। उनकी नजरों में से साफ पता चल रहा था कि एक 55 साल के व्यक्ति की शादी एक 25 साल की स्त्री के साथ। उन लोगों की नजर में एक धनी और ओहद ए वाले व्यक्ति की अय्याशी का ही नमूना था। सच्चाई कोई नहीं जो जानता था और ना ही कोई जानना चाहता था। सबको तो सिर्फ अपने मजे से मतलब था। इतना ही नहीं, नेहा के साथ मिस्टर सहगल की शादी की खबर जब मिस्टर सहगल के बच्चों को मिली, तो वो भी अच्छा खासा मिस्टर सहगल से नाराज हुए थे। किसी की सामने से बोलने की तो कोई हिम्मत नहीं थी, पर हाँ, बेटी और बेटे ने नाराजगी जरूर जताई थी। सब ने लगभग अपने सारे संबंध उनसे तोड़ लिए थे। बस एक संबंध बचा था, जरूरत का, संपत्ति का। जब तक मिस्टर सहगल जीवित थे, तब तक मिस्टर सहगल की जीवन भर की कमाई पर किसी का कोई अधिकार नहीं था, और उनसे बिगाड़ करके कोई भी अपने भविष्य को खतरे में नहीं डालना चाहता था, चाहे वह उनके बेटे बहू हो या बेटी दामाद। और बस इसी लालच से वह सब चुप थे कि कहीं पापा अपनी संपत्ति से हमें बेदखल ना कर दें। मिस्टर सहगल और नेहा की शादी के 11 वर्ष बीत गए था। ए टेक अब 16 साल का था और आटू 14 साल की थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, सब कुछ देख और समझ रहे थे, पर उन्होंने कभी भी कुछ भी नेहा से नहीं पूछा था, और ना ही नेहा ने अभी तक कुछ भी बताया था। वह क्या जानते थे और क्या समझते थे, नेहा ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसे डर लगता था कि पता नहीं बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होगी इस बारे में जानकर। आखिर कल को तो वो भी इसी समाज का हिस्सा बनने वाले हैं, और अगर कल को बच्चों ने भी उसे इसी कटघरे में खड़ा कर दिया, तब वह क्या करेगी। नेहा सोचने से भी डरती थी। पर नेहा और मिस्टर सहगल का रिश्ता आज तक उसी मोड़ पर था जहां से शुरू हुआ था, और आज खत्म भी हो चुका था। पर क्या सच में यह रिश्ता खत्म हो चुका था? क्या था यह रिश्ता? क्या नाम था इस रिश्ते का? मिस्टर सहगल ने उसके प्रश्न का उत्तर उसे नहीं दिया था, और ना ही नेहा अपने प्रश्न का उत्तर खोज पाई थी। पूरी रात इन सब बातों को सोचने में ही नेहा को निकल गई थी। सुबह वह लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। नेहा के कदमों में तो मानो वजनी बोझ पड़ा था। उसके पैर ही नहीं उठ रहे थे। इस शहर के छप्पे छप्पे हर मोहल्ले से वह वाकिफ थी, पर आज किधर जाना था, क्या रास्ता था, सब डिटेल्स उसके फोन में थी। पर फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रह रहकर उससे सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सहगल की याद आ रही थी, और उसकी आंखें भींगना चाहती थी। कल से लेकर आज तक किस तरह उसने खुद पर काबू रखा हुआ था, यह तो सिर्फ वही जानती थी। हर वक्त उसके कानों में मिस्टर सहगल की आवाज गूंज रही थी, हिम्मत रखन, मजबूत रहो। यह दो वाक्य हमेशा ही मिस्टर सहगल उससे बोलते थे, और आज सच में नेहा को इसकी जरूरत थी, क्योंकि हमेशा उसको हिम्मत देने वाले और उसको मजबूत बनाने वाले मिस्टर सहगल उसका साथ छोड़कर चल गए थे। तभी मिस्टर सहगल का वकील गाड़ी लेकर उसके पास आया। नेहा मिस्टर सहगल के घर की ओर उसके साथ चल दी। उम्मीद के अनुसार ही लखनऊ में मिस्टर सहगल के घर का माहौल बहुत ही भारी था। नेहा अपराधिनी सी उनके परिवार के बीच जाकर खड़ी हो गई। आज पहली बार नेहा ने मिस्टर सहगल के परिवार को देखा था, वरना अपने पति नमन के मुंह से ही उसन सिर्फ उनके परिवार के बारे में सुना था कि मिस्टर सहगल के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां, सब शादीशुदा और बाल बच्चे वाले हैं। मिस्टर सहगल की सबसे छोटी बेटी मोनिका हा के उम्र की ही थी। सब ने एक शिकायत भरी दृष्टि नेहा पर आ ली। बड़ी बहू ने बड़े ही तंज से कहा, तो ये है वो नेहा
जिसके कारण ससुर जी को अपनी उम्र का भी ख्याल ना रहा। तभी तो अपने खुद के बच्चों को पराया कर दिया और परायों को अपना लिया। यह छोटी बहू थी। वह सब तो ठीक है भाभी, अब तो यह भी पता चलेगा कि उन्होंने अपनों कितना अपना माना है। कहीं पूरी कमाई परायों पर ही तो नहीं लूटा कर गए हैं। यह बोलने वाली बेट यहां थी। नेहा पर तो मानो घड़ों पानी फिर गया था। वह शर्म से जमीन में घड़ी जा रही थी। आस पड़ोस सबकी नजर उस पर उठ रही थी। उसने मदद के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी मिस्टर सहगल के वकील ने उससे आंखों ही आंखों में चुप रहकर वसीयत सुनने का इशारा किया। वसीयत पढ़ी गई। मिस्टर सहगल ने अपनी आंखें दान कर दी थी। शरीर का हर वह हिस्सा जो कि किसी की जान बचा सकता था, दान कर दिया था और बाकी बचे हुए शरीर को लखनऊ पीजीआई में रिसर्च के लिए दान में दे दिया था। जो कि उनके शरीर त्याग करते ही मेडिकल कॉलेज के पास जा चुका था। और अब बच ई प्रॉपर्टी, अपनी सारी प्रॉपर्टी जो कि अरबों रुपए में थी, अपने चारों बच्चों को बराबर बराबर बांटती थी। सिर्फ एक 25 लाख रुपए की एफडी ने हाँ के नाम की थी। नेहा को तो इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन इन 25 लाख रुपए के लिए भी मिस्टर सहगल के घर काफी तूफान मचा था। सब अपन ई ही धुन में नेहा को उल्टा सीधा बोले जा रहे थे। छोटी बहू ने तो पैसों के लिए खुद को बेचने वाली तक नेहा को कह सुनाया था। तब मिस्टर सहगल के वकील और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर नेहा को किसी तरह से उनके ईद से निकाला और वापस दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। ट्रेन जैसे ही छूटने को हुई तो मिस्टर सहगल के वकील ने नेहा को एक लिफाफा देते हुए कहा, यह कुछ पेपर्स है जो कि सर ने आपको अकेले में देने को कहा था। यह टिक और एकतू के नाम से प्रॉपर्टी के पेपर हैं जो कि दिल्ली में ही स्थित है, और कुछ उनके ऑफिस के पेपर। यह मिस्टर सहगल का आखिर खत है जो उन्होंने आपके लिए लिखा था और मुझसे कहा था कि उनके मरने के बाद मैं यह आप तक पहुंचा दूं। वैसे तो सर सब कुछ इंतज आम करके गए हैं, इनमें से कोई भी कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकेगा। पर फिर भी अगर आपको भविष्य में कोई भी परेशानी होती है तो आपने बिना संकोच मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। मिस्टर सहगल के काफी एहसान है मुझ पर, मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। नेहा ने गायब दिमाग और भरी आंखों से मिस्टर सहगल के वकील को देखा और हां में सर हिला दिया। नेहा कागजों से भरा हुआ लिफाफा और अपना बैग लेकर ट्रेन में चढ़ गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह जल्दी से मिस्टर सहगल का आखिरी खत पढ़ना चाहती थी। क्या कहना चाहते थे मिस्टर सहगल उससे अपने आखिरी वक्त में? करीब शाम के 7 बजे थे जब ट्रेन में लखनऊ जंक्शन छोड़ा और नई दिल्ली के लिए चल पड़ी। नेहा की मंजिल तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक ही थी। यह वही ट्रेन थी जिससे वह 11 साल पहले मिस्टर सहगल और अपने बच्चों के साथ दिल्ली गई थी। आज फिर वह दिल्ली जा रही थी, अकेली। शाम का धुंधला छा रहा था। जैसे जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी वैसे वैसे नेहा को मानो जैसे लग रहा था उसका कुछ छूट रहा है। उसने कांपते हाथों सर उस लेटर को निकाला और पढ़ना शुरू किया। प्रिय नेहा, सदा खुश रहो। जब तक यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि तुमने अब तक अपने आप को संभाल लिया होगा। आगे के सफर के लिए हिम्मत रखना और हमेशा मजबूत रहना। तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी मजबूती ही तुम्हारे इस सफर में सुगमता पूर्वक मंजिल तक पहुंचाएगी। तुमने एक बार मुझसे पूछा था, मैं तुम्हारी मदद क्यों करता हूं? कौन सा रिश्ता है तुम्हारे और मेरे बीच? मैंने इस प्रश्न का उत्तर बहुत खोजा, बहुत सोचा। इतना ही नहीं, इस बारे में मैंने हर कोण से देखने की कोशिश की। जानती हो नेहा, जिंदगी जीने की चाह सिर्फ और सिर्फ जीवन साथी के साथ ही होती है। जब जीवन साथी बीच रास्ते में साथ छोड़कर चला जाता है तो उसके साथ भी जिंदगी जीने की चाह भी चली जाती है, ऐसा मुझे लगता है। पर फिर भी इंसान जीता रहता है अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। अगर स्त्री सफेद रंग से लिपटकर सभी रंगों से दूर हो जाती है तो पुरुष के भी हृदय से सारे रंग खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाती है। किसी की हंसी की आवाज सुनना
खत्म हो जाता है किसी का उसके लिए पर एशान होना, किसी का उस पर संपूर्ण अधिकार जताकर फरमाइश करना खत्म हो आता है, किसी का उसके लिए इंतजार करना, शाम को ऑफिस से आने के बाद आमने खड़े देखकर भी पूछना, आ गए आप। स्त्री हो या पुरुष, दोनों की जिंदगी नीरस और बेरंग हो जाती है। तुम और मैं इसी स्थिति से गुजर रहे थे। आधिका के जाने के बाद मेरे अंदर भी जीने की चाह नहीं थी, पर मेरे कर्तव्य मेरे बच्चों के प्रति भी थे, जिसने मुझे जिंदा रखा था। या फिर यह कहो कि राधिका से किए हुए वादे के लिए मैं जीवित था। उसने जाते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके जाने के बाद बच्चों की देखभाल करूंगा। हालांकि वह भी अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अब उसका ये बच्चे बड़े हो गए हैं, खुले आसमान में निकल चुके हैं, माता पिता का घोंसला छोड़ चुके हैं। फिर भी माँ थी ना, बच्चों को ऊंचे आसमान में उड़ता हुआ देख उसे डर लगता था। वह हमेशा चाहती थी कि मैं बच्चों के पीछे हमेशा उनकी मदद के लिए तत्पर रहूं, जब तक जीवित रहूं, उन लोगों के लिए एक संबल बना रहूं। पर वह समझ कर भी यह बात नहीं समझना चाहती थी कि बच्चे अब अपना नया घोंसला बनाने के लिए आतुर थे। वह आतुर थे कि कब पापा मम्मी अपना घोंसला छोड़े और इसके तिनको को भी ले जाकर हम अपने घोंसले में लगा लें, ताकि तिनके ढूंढने तक की मेहनत भी हमें ना करनी पड़े, चाहे इसके लिए उन्हें वह घोंसला तोड़ना ही क्यों ना पड़े। वह घोंसला यानी कि हमारा घर, वह घर जहां इनका जन्म हुआ, जहां इनकी परवरिश हुई, वह घर जो मैंने और राधिका ने बड़ी मेहनत से, बड़े ही प्रेम से, त्याग और समर्पण के साथ बनाया था। यह चारों मिलकर न सिर्फ उस ए तोड़कर दूसरा बनाने के लिए, बल्कि बेचने के लिए भी तैयार थे। और खैर, आज मेरे मरने के बाद तो इन्हें यह कानूनी रूप से अधिकार भी मिल गया। आज तो तुम पहली बार मेरे परिवार से भी ली होगी। मैं जानता हूं कि उनका व्यवहार तुम्हारे प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा होगा, पर तुम चिंता मत करना। यह चाह कर भी कभी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। मेरे वकील मिस्टर माथुर ने तुम्हें एक लिफाफा दिया होगा, उसको खोलो। उसमें कुछ प्रॉपर्टी के पेपर है जो कि दिल्लो ई अशोक विहार में टिक और तू के नाम से लिया है, ताकि भविष्य में इन्हें कोई परेशानी ना हो। और मेरे ऑफिस के कुछ पेपर हैं जो कि तुम दिल्ली सचिवालय में जमा कर दो गी तो तुम्हें पेंशन मिलती रहेगी। तुम्हारी स्कूल की आमदनी और मेरी पेंशन से तुम्हारा घर और तुम्हारा जीवन आराम से चलता रहेगा, जैसा कि आज ये पहले भी चलता रहा है। कोई भी आर्थिक संकट तुम्हारे सामने नहीं आएगा। घर तो पहले ही तुम्हारे नाम से है। इसके अलावा ये जो 2,00,000 रुपए की एफडी मैंने अपनी वसीयत में तुम्हारे लिए छोड़ी है, यह मेरी पत्नी राधिका के जमा किए हुए पैसे हैं। इन पैसों के साथ तुम्हें एक चाबी भी मिली होगी। यह दिल्ली स्टेट बैंक में मेरे लॉकर की चाबी है। उसमें राधिका के बनवाए हुए को 6 गहने हैं जो कि उसने अपनी बेटी और बहू चारों के लिए बनवाया था। पर जीते जी ही उसका यह मोह भ्रम भी टूट चुका था। जब मेरे दोनों बेटों ने अपनी मर्जी से शब्द आदि की थी और उनकी पत्नियों ने स्नेह आशीर्वाद के रूप में भी इन गहनों को लेने से इनकार कर दिया था। उन्हें नगद पैसे चाहिए थे ताकि वह जापान में अपने लिए एक आशियाना खरीद सकें। उन लोगों ने साफ साफ कहा था कि वह इन गहनों को बेचकर उन्हें पैसे दे दे। राधिका बहुत उदास हो गई थी। तब उसने मुझसे कहा था कि उन दोनों को जितने पैसे चाहिए मैं दे दूं और इन गहनों और पैसों को मैं अपने पास रख लूं, और भविष्य में इन गहनों और पैसों को एक ऐसे हाथ में दूं जो कि इनकी सही कीमत समझ सके। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरी नज़र में तुम्हारे अलावा इन गहनों और पैसों की सही कीमत समझने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आज तुम्हें यह देना चाह रहा हूं। मैं तुम्हें यह सब उसी दिन देना चाहता था जब मैंने तुम्हें पहली बार टिक के जन्मदिन पर देखा था और तुमने मेरे पैर छुए थे। तब मैंने कुछ पैसे तुम्हें मुंह दिखाई के तौर पर दिए थे। तुम्हारी आंखों में मुझे वह सम्मान अपने लिए नजर आया जो कि मैं अपनी खुद की बेटी या बहू में अपने लिए देखना चाहता था। तब मेरे दिल ने कहा था कि इन पैसों और गहनों की सच्ची उत्तराधिकारिणी मुझे मिल गई। इसीलिए मैंने नमन के साथ अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित भी किया था।
लेकिन इसी बीच नमन हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया, और उसके बाद हालात कुछ ऐसे ही बनते चले गए कि मैं चाह कर भी तुम्हें कभी अपने हाथों से यह दे नहीं पाया। इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहत आ हूं। तुम जैसे चाहो इन पैसों और गहनों का उपयोग करो। अब आते हैं तो तुम्हारे प्रश्न पर कि मैंने अब तक तुम्हारी मदद क्यों की, किस रिश्ते से की। आज इस सवाल का जवाब मेरे पास है, और तुमको जानकर हैरानी होगी कि जवाब खोजने में मेरी मदद किसने की। तो वह है हमारा छोटा सा टिक। अभी कुछ देर पहले मेरी टिक से फोन पर लंबी बातचीत हुई है। इस वक्त मैं बहुत बीमार हूं, हॉस्पिटल के बेड पर बैठा हूं, हाथ में ड्रिप लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से यह पत्र लिख पा रहा हूं। शाम को मेरे बेटे का फोन आया था, तब से मेरा मन बहुत बेचैन था। 4 बच्चे हैं मेरे, और चारों इस इंतजार में है कि कब पापा मरे और हम उनकी संपत्ति लेने जाए। गाहे बगाहे फोन आता है तो सिर्फ ये पूछने के लिए कि कैसे हैं, जबकि उनकी बात ओ में छिपा हुआ सवाल। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि आप कब तक जीवित रहेंगे। अपने ही खून के इस बदलते हुए रंग को देखकर मैं हैरान और परेशान हूं। यह वही बच्चे हैं जिनकी एक फरमाइश पूरी करने के लिए मैं दिन रात दौड़ता रहता था। चाहे कितने भी दिनों की लंबी ड्यूटी करके थका हुआ क्यों नहीं आता था, बिना इन बच्चों को खिलाए मैं खुद नहीं खा पाता था। और ये चारों रो मुंह खोले मेरे सामने बैठे रहते थे। पापा मुझे पहले, तो मुझे पहले। आज जब मेरे हाथ कांप रहे हैं तो मैं नर्स के भरोसे बैठा हूं खाने के लिए। पहले मैं कई कई दिनों के दौरे पर जाता था। उस वक्त मोबाइल फोन की सुविधा भी नहीं थी। तब बच्चों को यह पता भी नहीं होता था कि पापा कब आएंगे, पर फिर भी मेरा इंतजार करते थे। और मैं भी भागा भागा ड्यूटी पूरी करके इन सब के लिए, इन सब के मनपसंद गिफ्ट लेकर आता था, और समय से पहुंचने का ही कोशिश करता था कि कहीं रात होने पर यह सो ना जाए। तो फिर इनके चेहरे की खुशी और चमक देखने के लिए मुझे सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। आज ये बूढ़ी आंखें उनका इंतजार कर रही हैं। आज अगर कहीं से भूले भटके भी वो यहां आ जाए तो इन आंखों की ना सिर्फ चमक बल्कि रोशनी भी बढ़ जाएगी। पर यह आंखें सब कुछ जानती हैं। इन आंखों ने पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया देखी है, अच्छी तरह से समझती हैं कि इन्हें इस इंतजार में ही टकटकी लगाए हुए बंद होना है। कोई नहीं आने वाला, फिर भी ये उनके इंतजार में भींगी जा रही हैं। उनको भविष्य में परेशानी ना हो, ये हमने अपना वर्तमान भी नहीं जिया। दिन रात उनकी देखभाल की, उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके फ्यूचर प्लानिंग तक में मैंने अपने आप को झोंक दिया। उस वक्त मेरे पास भी समय नहीं होता था। मैं एक अधिकारी था, बहुत ज्यादा काम मेरे पास होता था। पर फिर भी हर वक्त, चाहे खुद पर कितना भी काम का दबाव क्यों ना हो, उनकी एक आवाज पर मैं उनके पास होता था। किस लिए? इसी दिन के लिए, अपने इस अंतिम समय में, जब मैं सिर्फ उनके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर आंखें बंद करना चाहता हूं। वह चेहरे और उनकी हंसी जो कि मेरी जीवन भर की कमाई है, पूंजी है, भविष्य निधि का निवेश है, उनका वो अपनी इन बंद होती आंखों से देखना चाहता हूं। आज मेरे पास नहीं है। आज भी इन आंखों में उन चारों की हंसती मुस्कुराती बचपन की वो छवि बसी हुई है, जो न मुझे थकने देती थी, ना ही मुझे होने देती थी। कहीं कोई तेज हवा का झोंका या तूफान मेरे आशियाने को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस कारण मैं चैन से सो भी नहीं पाता था। किसी भी कारण उनके चेहरे की मुस्कान कहीं फीकी न पड़ जाए, इसलिए मैं दिन रात चलता ही रहता था, मेहनत करता ही रहता था, हर वक्त। आज जब मैं हमेशा के लिए चैन की नींद सोने से पहले एक बार उन चारों को अपने सामने हंसता मन मुस्कुराता देखना चाहता हूं, तो उनके पास मेरे पास आने के लिए वक्त नहीं है। सब अपनी अपनी जिंदगी के झमेलों में उलझे हुए हैं। पर हां, मेरी मौत की खबर सुनते ही संपत्ति के लिए सब अंच जाएंगे। उस समय सबको वक्त मिल जाएगा, सबको फुर्सत हो जाएगी। मैं बस उस वक्त सबको याद कर रहा था, सबसे बात करना चाह रहा था, लेकिन अच्छी तरह से जानता हूं कि किसी के पास भी मेरे लिए ये वक्त नहीं है। इसीलिए किसी को फोन भी नहीं किया। और ठीक उसी वक्त टिक का फोन आया और उसने कहा,
क्यों परेशान है आप? क्या सोच रहे हैं? मैंने उससे पूछा कि उसे कैसे लगा कि मैं परेशान हूं। यहां अपने खून के रिश्तों को तो कुछ पता नहीं चलता, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं परेशान हूं? तो उसने कहा, यही तो अंतर है उन रिश्तों में और मेरे आपके बीच के रिश्ते में। वह दुनियादारी से जुड़े हुए झूठे रिश्ते हैं और यह सच्चा रिश्ता है, दिल का रिश्ता। आओ, यहां एक दिल का दूसरे दिल से कनेक्शन है जो कि यह बता देता है कि अगला तकलीफ में है। और देख लीजिए, आप उधर बेचैन हुए और मेरे दिल ने मुझसे कहा कि आपको मेरी जरूरत हो सकती है। मुझे आपके साथ होना चाहिए और मैंने तुरंत फोन आपको घुमा दिया। उसकी मासूम बट बात सुनकर मैं काफी हंसा हूं और इस वक्त अपने आप को काफी हल्का भी महसूस कर रहा हूं। बहुत खुश भी हूं कि मेरी जिंदगी में मैंने ऐसे रिश्ते भी बनाए हैं जो कि बिना कुछ बोले हैं ही मेरे दिल का हाल समझ जाते हैं और मेरे लिए मेरी हर मुश्किल पर खड़े हो जाते हैं।